इस लेक्चर में हम कांट का जो आलोचनावाद है उसको देखेंगे। कांट से पहले पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में बुद्धिवाद और अनुभववाद ये दो विचारधारा प्रचलित थी और इन दोनों में ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के प्रतिमान और दार्शनिक पद्धति और ज्ञान की सीमा को लेकर एक तरह से गंभीर मतभेद भी था। बुद्धिवादी मानते थे ज्ञान आत्मा में जन्म से ही निगूढ़ होता है। बुद्धिवादियों ने गणित को ज्ञान का प्रतिमान माना। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में भी गणितीय पद्धतियों को लागू करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने निगमन की पद्धति को अपनाया, क्योंकि उनके लिए यही पद्धति सबसे सूटेबल है। किंतु जो पद्धति गणित के लिए उपयुक्त है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वह दर्शन के लिए भी उपयोगी हो, सूटेबल हो वो। लेकिन वस्तुवादी बुद्धिवादियों का लक्ष्य दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में गणित जैसी निश्चितता लाना था। लेकिन गणित दर्शन नहीं हो सकता और नए दर्शन शास्त्र को गणित से अभिन्न माना जा सकता है। दर्शन का लक्ष्य वास्तविक तथ्यों की सत्ता का प्रतिपादन एवं मूल्यांकन करना है। इसके लिए इंद्रिय अनुभव का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। लेकिन बुद्धिवादियों ने अनुभव को एक तरह से समुचित महत्व नहीं दिया। इस कारण वे अपने प्रयास में असफल हुए, क्योंकि मैथमेटिक्स के आधार पर दर्शन को एक तरह से निश्चितता लाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि गणित के लिए अनुभव जरूरी नहीं है और दर्शन के लिए अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से जो बुद्धिवादियों की जो विचारधारा थी उसके प्रतिकूल एक विचारधारा का जन्म हुआ, वो अनुभववादी विचारधारा थी। लॉक एक तरह से इसका प्रतिनिधि दार्शनिक था। लॉक ने लोगों का ध्यान ज्ञान मीमांसा समस्याओं की ओर आकर्षित किया। उसने सर्वप्रथम बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा की मौलिक मान्यता जन्मजात प्रत्ययों के सिद्धांत का निराकरण किया। उसने समस्त ज्ञान को अनुभवजन्य माना। उन्होंने कहा कि आत्मा में ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है, समस्त ज्ञान अनुभव सापेक्ष है। इस तरह से लॉक की ज्ञान मीमांसा वस्तु को ज्ञान का केंद्र मानती है। आत्मा ज्ञान शून्य द्रव्य है, ज्ञान आत्मा का एक आकस्मिक गुण है। कांट ने इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार ज्ञान की संरचना के लिए इंद्रिय अनुभव और बौद्धिक आकार दोनों अनिवार्य है। तो कांट आरंभ में बुद्धिवादी थे। एक तरह से उन पर लाइबनिज और वुल्फ का प्रभाव था। वुल्फ के अनुसार संप्रत्ययों के विश्लेषण से ही सभी प्रकार के ज्ञान संभव है। बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय है और उनका विश्लेषण करके बुद्धि सारे ज्ञान विज्ञान का निर्माण कर सकती है। इसके लिए इंद्रिय अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो वुल्फ का मत था कि हमें ज्ञान के लिए अनुभव की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और इसके लिए बुद्धि एक तरह से अल्टीमेट है और वो अपने दम पर ज्ञान का निर्माण कर सकती है। इस विचारधारा से कांट प्रभावित था। कांट इस स्थिति को डॉगमेटिज्म कहते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं। बुद्धिवाद का अंत रूढ़िवाद में होता है। तब कांट बुद्धिवाद को छोड़कर अनुभववाद की तरफ उन्मुख हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि अनुभववादी केवल इंद्रिय संवेदना के आधार पर ज्ञान की व्याख्या करते हैं और इसकी परिणति संशयवाद में होती है। यानी कि बुद्धिवाद की परिणति रूढ़िवाद में होती है और संशयवाद की परिणति संशयवाद में होती है। अतः उन्होंने अनुभववाद को भी छोड़ दिया। कांट के अनुसार ये दोनों सिद्धांत एकांगी है, वन साइडेड है। बुद्धिवाद ज्ञान की नवीनता की व्याख्या नहीं कर पाता, वहीं अनुभव से प्राप्त ज्ञान सार्वभौम एवं अनिवार्य नहीं होता। इसके बाद कांट ने इन दोनों विचारधाराओं की समीक्षा की तथा एक नए दर्शन को विकसित किया, जिसे वे स्वयं आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। तो इसी को हम डिस्कस है क्रिटिसिज्म। कांट का जो आलोचनावाद है उसे हम देखें। इसमें कांट अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में स्वयं अपने दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन कहते हैं। यहाँ आलोचना का से किसी दार्शनिक पुस्तक या विचार का खंडन, मंडन, निराकरण नहीं है। यहाँ आलोचना का वास्तविक आशय है ज्ञान के वास्तविक स्वरूप, ज्ञान के अनिवार्य तत्व, उसकी संभावना, संरचना, प्रामाणिकता आदि का विवेचन, परीक्षण और समीक्षा करना। कांट का दर्शन अपने दो कारणों से समीक्षावादी दर्शन कहलाता है। कांट के पूर्ववर्ती जो सिद्धांत है बुद्धिवाद और अनुभववाद में ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की सीमा, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के मनुष्य के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इत्यादि का ठीक प्रकार से परीक्षण किए बिना ही सीधे सीधे ज्ञान संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि जो बुद्धिवाद और अनुभववाद में ज्ञान की स्रोत, सीमा, स्वरूप, उसकी क्षमता, उसकी वैधता अवैधता पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सीधे अपने ज्ञान संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसलिए कांट ने अपने ज्ञान संबंधी मत को प्रकट करने से पूर्व इन सारी बातों की समीक्षा की और इनकी समीक्षा कर अपना ज्ञान संबंधी जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। इसलिए इसको समीक्षावादी दर्शन कहते हैं।
कांट को इस कारण भी समीक्षावादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे अपना ज्ञान सिद्धांत प्रस्तुत करने के बजाय पहले पूर्ववर्ती मतों बुद्धिवाद और अनुभववाद की समीक्षा की। कांट का समीक्षात्मक दर्शन है एक तरह से समन्वयवाद का रूप ले लेता है। कांट के दर्शन में समन्वय स्थिति कई प्रकार से दिखाई देती है, जैसे ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का लक्षण, पद्धति, सक्रियता, निष्क्रियता भी। तो जैसे ज्ञान का स्रोत हम देखते हैं, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र यथार्थ स्रोत अनुभव है। अनुभववादी कहते हैं कि जन्म के समय मन कोरे कागज के समान होता है। ज्ञान संवेदन और स्वसंवेदन या संस्कार और प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है, जबकि बुद्धिवादी के अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र स्रोत बुद्धि है, जन्मजात प्रत्यय। कांट के अनुसार ये दोनों मत महत्वपूर्ण है, परंतु दोनों ही रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, एकांगी एवं अंशतः सत्य है। ज्ञान न केवल इंद्रियों से और न केवल बुद्धि से प्राप्त हो सकता है। इंद्रियों से केवल ज्ञान की सामग्री मिलती है जो इंद्रिय संवेदन रूप होती है। ये पृथक पृथक एवं व्यवस्थित होती है, जबकि जब तक इन इंद्रिय संवेदनों के परस्पर व्यवस्थापन और संबंध स्थापित न हो तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यह कार्य बुद्धि में नहीं, बुद्धि विकल्पों के द्वारा होता है। ज्ञान अनुभव एवं बुद्धि के संप्रत्यय का सम्मिलित परिणाम है। ज्ञान की सामग्री अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, जबकि ज्ञान का आकार बुद्धि द्वारा मिलता है। इस संबंध में कांट ने बहुत ही फेमस कथन दिया है कि संवेदन बिना संप्रत्ययों के अंधे है और संप्रत्यय बिना संवेदन के शून्य है। दूसरा है ज्ञान का लक्षण। बुद्धिवादी अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान पर बल देते हैं क्योंकि इनका आदर्श गणितीय ज्ञान है, जबकि अनुभववाद में नवीनता, वास्तविकता की स्थिति दिखाई देती है क्योंकि इनका आदर्श प्राकृतिक विज्ञान है। वहीं कांट ज्ञान के लक्षण के रूप में अनिवार्यता और सार्वभौमता के साथ साथ नवीनता को भी स्वीकार करता है। यहाँ इसने ये समन्वय किया। ये कहते हैं कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों की समष्टि है और ऐसा ज्ञान गणित और भौतिकी में संभव है। तीसरा है पद्धति। अनुभववादी ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में आगमन पद्धति पर जोर देते हैं, जबकि बुद्धिवादी निगमन पद्धति पर जोर देते हैं। और कांट ने निगमन और आगमन दोनों पद्धतियों पर जोर दिया है। तीसरा है सक्रियता और निष्क्रियता में, यानी कि अनुभववादी संवेदन प्राप्ति के समय मन को निष्क्रिय मानते हैं। लॉक कहते हैं कि मन निष्क्रिय रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जबकि दूसरे बुद्धिवादी ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि को सदैव सक्रिय मानते हैं। तो सक्रियता और निष्क्रियता दोनों में यहाँ भी समन्वयवाद होते हैं। कांट समन्वयवादी बन जाते हैं। कांट के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में मन केवल इस अर्थ में निष्क्रिय माना जा सकता है कि ज्ञान संबंधी सामग्री या विषय अपने भीतर से उत्पन्न नहीं करता, विषय वस्तु बाहर से आती है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बुद्धि एवं प्रज्ञा के आधार पर वह सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है, उसे समष्टिगत रूप प्रदान करता है। एक में इस रूप में भी ये एक तरह से समन्वयवादी बन जाते हैं कि अनुभववादी के अनुसार बुद्धि में अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, जबकि बुद्धिवादी के अनुसार बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने की असीम क्षमता है। अनुभववादियों ने ज्ञान को इंद्रिय अनुभव तक सीमित किया, जिसके कारण अनुभववाद की चरम परिणति संदेहवाद में होती है, जबकि बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने की असीम क्षमता मानने के कारण बुद्धिवाद की परिणति रूढ़िवाद में हो जाती है। कांट के अनुसार केवल संवेद्य वस्तुओं का ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिनकी संवेदना नहीं मिलती उनका ज्ञान संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में देश और काल से परे वस्तु का अपना वास्तविक स्वरूप अज्ञात एवं अज्ञेय है। तीसरा तत्वमीमांसा के रूप में भी कांट समन्वयवादी बन जाते हैं। बुद्धिवाद में स्वप्नदर्शी या काल्पनिक तत्वमीमांसा की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने की असीम क्षमता मानी गई है, वे कुछ भी सोच सकती है। दूसरी ओर अनुभववादी ह्यूम एक तरह से तत्वमीमांसा सत्ता का खंडन करते हैं, क्योंकि वे अनुभव गम नहीं है। इनसे बन कांट कहता है कि अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा ज्ञान का विषय नहीं है, अतः उसे तर्क के आधार पर सिद्ध या सिद्ध नहीं किया जा सकता, यह आस्था का विषय है। तो इस तरह से कांट ने यहाँ भी एक तरह समन्वय किया। तो कांट का जो आलोचनावाद है उसमें मुख्य रूप से दो सिद्धांत है कि हम जब कोई भी ज्ञान संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तो उससे पहले ज्ञान की सीमा, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के प्राप्त करने की क्षमता इत्यादि परीक्षण कर लिया जाना चाहिए, ताकि उसके बाद ही कोई भी ज्ञान संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी बात कांट इसलिए भी कहते हैं समीक्षावादी कि उन्होंने अपना ज्ञान, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे अपना ज्ञान सिद्धांत प्रस्तुत करने की बजाय पहले के जो मत थे बुद्धिवाद उनको एक तरह से समीक्षा की।